आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये थर्ड पार्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ए सीरीज ऑफ चेंज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो प्राइमेट्स होते हैं जिसमें आता है मंकी, एपीज एंड ह्यूमन, इनमें क्रम से एक सीरीज ऑफ चेंज इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्राइमेट्स, मंकीज, एपीज एंड ह्यूमन होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये रिपीटेडली एज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज होता है। The first menstrual cycle when appear, this process is known as menarche. The first menstrual cycle when appear is known as menarche. मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेज में बांटते हैं। 4 फेज। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में जो सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम, लाइनिंग ऑफ यूट्रस इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, वह डिसइंटीग्रेट कर जाता है, जिसके फलस्वरूप सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम और ब्लड जो है फ्लो करता है। यह करीब 2 to 5 डेज और 3 to 5 डेज होता है। उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है वो फोलिकुलर फेज और पोलिफिलेटरी फेज। पोलिकुलर और पोलिफिलेटरी फेज। इस स्टेज में एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो रीजनरेट करना शुरू करती है, और जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू मैच्योर होकर के यह ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मैटरनल इंटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसके इनके लेवल बढ़ने से जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वो थिक होती चली जाती है, और थिक होने के फलस्वरूप ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो सिक्रीट करके जो है
म्यूकस यूट्रस कैविटी में भरते हैं और यह एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है, फोलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटरी फेज जो है ये 10 to 14 डेज होता है। और मैंने बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो जो है मेंस्ट्रुअल फेज वो 5 डेज होता है, 5 डेज। और ये जो ओव्यूलेटरी फेज है इसमें जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है, ग्रेफियन फॉलिकल ये रप्चर कर जाती है, रप्चर्ड, और रप्चर करने से जो सेकेंडरी oocytes है और सेकेंडरी oocyte ये रिलीज हो जाता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं, ओव्यूलेशन कहा जाता है। और ये 48 आवर्स अर्थात सेकेंडरी oocytes लाइफ जो 48 आवर्स इसका होता है और ये फेज 48 आवर्स चलता है। उसके बाद लूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज आता है। लूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज। अब इसमें जो है जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर कर जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये वन डे होता है। और अगर इसमें जो है ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और फिर जो एंडोमेट्रियम की दीवार है यूट्रस की वो फिर डीजनरेट कर जाती है और उस समय प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 to 29 डेज पर वो बिगिन कर जाती है, शुरू हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये सारी अवस्थाएं वहीं पर स्टॉप कर जाती हैं, रुक जाती हैं। एक फीमेल में जिस समय उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है, नियर अबाउट ऐसा नियर अबाउट है 50 ईयर्स, इस कंडीशन को मीनोपॉज कहते हैं। इस कंडीशन को मीनोपॉज कहा जाता है। द नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में स्पर्मेटोजोआ का ओवम से फ्यूजन होता है, संलयन होता है। इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल deposited their semen through by penis into vagina. This process is known as insemination. अब इंसेमिनेशन होने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो सीमेन में तैरते हुए फ्लड मीडियम में
और वो वेजाइना से होते हुए सर्विक्स, जो यूट्रस की सर्विक्स होती है, उससे होते हुए ये यूट्रस में पहुंचते हैं और वहाँ यूट्रस से होकर के फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में पहुंचते हैं और जहाँ वे एम्पुला इस्थमस का जंक्शन होता है वहाँ तक ओवम ओव्यूलेशन के दौरान पहुंचा रहता है और वहीं पर जाकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस क्रिया में जो स्पर्म होते हैं वो आकर के अपने हेड के द्वारा जो है ये ओवम से मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं। तो इनके एक्रोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर देते हैं, जिससे ये स्पर्मेटोजोआ के न्यूक्लियस ओवम के अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है पहुंच जाते हैं और जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने को मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेकेंडरी ओसाइट का आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद ही ओवम में कन्वर्जन होता है और जाइगोट बनता है, यानी सेकेंड मियाटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। एक स्पर्म के इस कांटेक्ट में ओवम के जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आने से जोना पेलुसिडा की जो केमिस्ट्री होती है वो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जब केमिस्ट्री में इसके परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो कोई दूसरा स्पर्म फिर इसके अंदर जाने नहीं पाता है, वो दूसरे स्पर्म के लिए जो है बैरियर का काम करता है। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होगी। इम्प्लांटेशन के दौरान जाइगोट, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, जाइगोट का क्लीवेज होगा। अब यहाँ जो क्लीवेज होगा वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होगा। तो ये 2 सेल बनेगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। तो ये 16 सेल जो स्टेज है वो जो है ब्लास्टोमियर्स कहलाता है। अब ये जो 8 से 16 सेल स्टेज जो कंडीशन है उसको हम मॉरूला कहते हैं और ये मॉरूला निरंतर जो है डिवाइड करता रहता है और मास ऑफ सेल बनता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यह ब्लास्टोसिस्ट क्रमशः यूट्रस में पहुंचता है और पहुंचने के बाद से ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो 2 लेयर में डिवाइड कर जाता है। इसका जो सेल होता है वो 2 लेयर में डिवाइड कर जाता है। बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला इनर सेल मास कहलाता है, इनर सेल मास कहलाता है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये यूट्रस की जो इनर लेयर एंडोमेट्रियम है उस एंडोमेट्रियम से इंटीमेट एक जीवंत कांटेक्ट बनाता है, संपर्क बनाता है, और एंडोमेट्रियम से इंटीमेट रिलेशनशिप बनने के बाद एंडोमेट्रियम की जो दीवार है वो ग्रोथ कर जाती है, जिसके अंदर ये ट्रोफोब्लास्ट इम्बेडेड हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर से सुन लो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज होता है माइटोटिक डिवीजन द्वारा, और 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्टेज बनता है जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब 8 to 16 सेल के जो बाल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है हो जाता है उसी को मॉरूला कहते हैं। फिर इसमें निरंतर जो है डिवीजन होता रहता है, होने के बाद से इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और तब तक ये जो है यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है इस्थमस से होते हुए आगे बढ़ते हुए। और इसमें जो है ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर बन जाते हैं। बाहर वाले लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और अंदर वाले लेयर को इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास से जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, आगे अभी बता रहे हैं।
और ट्रोफोब्लास्ट से जो है वो एंडोमेट्रियम की दीवार से इंटीमेट कांटेक्ट में जाता है, वहाँ जो है जुड़ जाता है, और जो एंडोमेट्रियम की दीवार है इसके चारों ओर जो है कवर कर लेती है डिवाइड करके, जिससे कि वो उसके अंदर सिंक कर जाता है, धंस जाता है। इस कंडीशन को ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। ह्यूमन फीटस को यूट्रस के अंदर यहाँ दिखाया गया है। डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो हमने बताया कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है वह ट्रोफोब्लास्ट लेयर जिसका इंटीमेट कांटेक्ट जो है यूट्रस की इस दीवार से होता है, जो तो वो ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। बाहर वाले लेयर को कोरियानिक विलाई कहते हैं, और एक इनर लेयर होता है। जो बाहर वाला लेयर होता है कोरियानिक विलाई, वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ एक इंटीमेट कांटेक्ट बना लेता है, जिससे इस फीटस और यूट्रस, माँ के यूट्रस की दीवार से जो है एक कांटेक्ट बना रहता है, जिसके द्वारा जो है एम्ब्रियो को जो है माँ से जो है न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू के द्वारा इसमें म्यूकस और फ्लड भर जाता है, और सर्विक्स की दीवार पर भी जो म्यूकस जो है वो प्लग कर देता है, बंद कर देता है। ये फ्लड मीडियम में जो है ये एम्ब्रियो जो है फीटस जो है तैरता रहता है, ताकि किसी प्रकार का शॉक जो है या धक्का इसको न लगने पाए। ये एम्ब्रियो कि जो ये पोर्शन होता है जो ये यूट्रस प्लेसेंटल विलाई से जुड़ा रहता है, उसको अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं, और इस अम्बिलिकल का कार्ड जो है प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जिसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। यानी माँ का ब्लड और फीटस का ब्लड दोनों इस ब्लड वेसल्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब प्लेसेंटा का मेन फंक्शन हो गया कि डेवलपिंग फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इस प्लेसेंटा के जरिए ही मिलता है। दूसरी चीज है कि प्लेसेंटा द्वारा वो फीटस द्वारा जो एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट उत्पन्न किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी प्लेसेंटा के द्वारा जो है वो टू एंड फ्रो माने माँ से वो जो प्लेसेंटा से बाहर वो फीटस से बाहर ले जाया जाता है, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो फीटस को जो है माँ के ब्लड से मिलता रहता है। दूसरी चीज़ है कि प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करती है, और इसमें जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन स्रावित होता है, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होता है, जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। अब जो इनर सेल मास होता है, यह इनर सेल मास, ये तो हमने जो है आउटर लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट के बारे में डिस्कस किया। जो इनर सेल मास होता है, वो इनर सेल मास में कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसे हम स्टेम सेल कहते हैं, स्टेम सेल कहा जाता है। इस स्टेम सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि पूरे ऑर्गन सिस्टम को इस स्टेम सेल से डेवलप किया जाता है। अब इस इनर सेल मास को, जिसमें यह स्टेम सेल होता है, उसको जो है हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म
और तीसरा है एंडोडर्म। एंडोडर्म फीटस जब 1 मंथ का होता है तो उसमें हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। 1 मंथ के फीटस में हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। दूसरा, जब 2 मंथ का फीटस होता है तो उसमें लिम्स और डिजिट बन जाते हैं। लिम्ब एंड डिजिट ये 2 मंथ के फीटस में होता है। जब फीटस 3 मंथ का हो जाता है तो लगभग सारे ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया, लगभग सारे ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं। जब फीटस जो है 5th मंथ का होता है तो उसके हेड पर, सिर पर जो है बाल जो है उगाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और मूवमेंट भी फीटस का 5 मंथ पर देखा जाता है। मूवमेंट ऑफ फीटस ऑन 5 मंथ, यानी हेड पर जो है बाल आ जाते हैं और हेयर आ जाते हैं, और फीटस का मूवमेंट भी 5 मंथ पर देखा जा सकता है। आफ्टर 6 मंथ फीटस eyelids open, eyelashes form, and on the whole body hair are developed. Then the fully developed fetus in 9 months, and 9 months is known as gestation period. This is known as gestation period. 9 मंथ का ये जेस्टेशन पीरियड होता है। आफ्टर जेस्टेशन पीरियड, ये 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, और जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद से फुल्ली डेवलप्ड फीटस एक्सपेल आउट फ्रॉम द यूट्रस, यानी यूट्रस से बाहर आता है, बर्थ कैनाल से होकर के। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को पार्टूरेशन कहते हैं, यानी फुल्ली फॉर्म्ड फीटस एक्सपेल आउट थ्रू द यूट्रस बाय बर्थ कैनाल इज नोन एज पार्टूरेशन। अब जो इसके लिए यह न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल होता है, यानी हार्मोन के द्वारा भी और नर्वस सिस्टम के द्वारा, इसका जो है यह जब स्टिमुलस, जब फुल्ली फीटस डेवलप हो जाता है तो ब्रेन को जाता है, और वहाँ से जो है यूट्रियन, जो मायोमेट्रियम की जो मसल्स होती है, उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि उसको हम कहते हैं कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये काम करता है, और हार्मोन ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसके प्रभाव से जो है वो जो मायोमेट्रियम की जो मसल्स होती है यूट्रस की, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है, और फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है वो बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को पार्टूरेशन कहते हैं। अब अगला है लैक्टेशन। जब फुल्ली डेवलप फीटस जो है 9 मंथ बाद जो है पार्टूरेशन की क्रिया हो जाती है, तो जो मदर मेमोरी ग्लैंड है उसमें डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है, और डिफ्रेंशिएशन के फलस्वरूप जो है मिल्क का जो है लैक्टेशन, यानी मिल्क स्राव शुरू हो जाता है मेमोरी ग्लैंड से। इसी प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग डिलीवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीट होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम
ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में जो है एंटीबॉडीज पाई जाती है। ये बेबी को जो है कि जो इम्यून प्रणाली है उसको स्ट्रांग बनाती है, यानी उसके अंदर, बेबी के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास, इम्यून प्रणाली मजबूत हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर जो है वो एडवाइस देते हैं मदर को कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी। तो दैट इज द ऑल अबाउट द सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 बता दिया, पार्ट 2 और पार्ट 3। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि तीनों जो है पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाए। धन्यवाद।